कार्यक्रम में मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। एक ऐतिहासिक जीत, 30 साल के बाद ये मौका आया है जब कोई पार्टी अकेले अपने बलबूते पर बहुमत लाई है। लेकिन बीजेपी और नरेंद्र मोदी के इस जीत से कई और पहलू भी उठते हैं। उनमें सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई है? क्या हम पॉलिटिक्स में ऐसा बदलाव देख रहे हैं जो पहले कभी नहीं दिखा? फिर वो वोटरों की उम्मीदों की बात हो या चुनाव लड़ने का तरीका। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बीजेपी के दो बड़े प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह और सुधांशु मित्तल। कांग्रेस से हमारे साथ हैं राशिद अलवी साहब और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आकार पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीएनबीसी आवाज के संपादक संजय पुगलिया भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। संजय जी, आपके साथ ही अगर इस चर्चा को शुरू करें, इस बार की इस मैंडेट को देखकर ऐसा लगता है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पे देश को ला खड़ा किया है इस चुनाव में, जिसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। और वो पुराने सारे कसौटियां जो हम लगाया करते थे, जाति की, धर्म की, प्रांत की, वो सारी कसौटियां यहाँ बुरी तरह से टूट गई हैं। अगर पूरी तरह से नहीं टूटी हैं तो ये कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि एक माइनॉरिटीज आउटरीच का काम ठीक तरीके से किया जा सकता था और कम से कम इस जीत के बाद करने की जरूरत है। तो उस पर यह बात भी हमको मानना पड़ेगी कि इस पार्टी को रोकने के लिए एक खास तरह का सेक्युलर और कम्युनल डिबेट खड़ा किया गया था। वो बड़ा ही बेमानी साबित हुआ है, लेकिन वो एक काम है जिसको संजीदगी से, गर्मजोशी से, प्यार से और मोहब्बत से करने की जरूरत होगी। ये एक मैं कहूंगा कि ये जो सारी दीवारें तोड़ी गई हैं, जो इस प्लूरल सोसाइटी ने, इस बहुरंगी सोसाइटी ने इन सारी पुरानी मान्यताओं को तोड़ा है और एक खास तरह की सेकुलर डिबेट का जो मुहावरा कई वर्षों से चला है हिंदुस्तान में, उसको अगर नकारा है तो थोड़ा काम बाकी है, जरूरी काम बाकी है। हम आशा करेंगे इस नई सरकार से कि प्यार से और मोहब्बत से इस काम को वो करेगी। जी, चलते हैं आप सिद्धार्थनाथ सिंह जी के पास। यहाँ पर वोट बैंक पॉलिटिक्स एक तरह से फेल हो गई, लेकिन ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि क्या माइनॉरिटीज ने बीजेपी में अपना ट्रस्ट रखा, क्या आपको उन लोगों ने वोट दिया कि नहीं, क्या उनके वोट यहाँ वहाँ तितर पितर हो गए हैं? आपको लगता है ये जरूरी भी है या एक तरह से एक हिंदू सेक्युलर वेव बन चली है जहां पर बहुत सारे लोगों ने डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए वोट किया? मेरे को आपके ये शब्द जो आपने इस्तेमाल करे, हिंदू सेकुलर वोट, ये नया शब्द है। मैं आग्रह करूंगा कि अब हम लोगों को जिस प्रकार से जो मैंडेट मिला है, और मैं सभी लोग उसके स्टेक होल्डर्स हैं, मैं आग्रह ये करूंगा ये हिंदू सेकुलरिज्म और इसको छोड़ते हुए हमें लगता है कि जो वोट मिला है ये डेवलपमेंट के ऊपर मिला है, अच्छे सुशासन के लिए मिला है। देश के अंदर जो महंगाई है या पॉलिसी पैरालिसिस है, जो कुशासन चल रहा था, उसके विरुद्ध में मिला है और एक पॉजिटिव वोट होके पब्लिक ने दिया है कि देश को कौन सा व्यक्ति और कौन सी पार्टी बिल्कुल यहाँ पर कोई नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, यहाँ पर हम ये डिस्कस करना चाहते कि क्या भारतीय राजनीति हमेशा के लिए बदल गई है? क्या वोटरों को देखने का तरीका भी बदलेगा? जी, मैं उसी आपके ही सवाल पे अपना मैं जवाब दे रहा हूं, मगर शब्द जो है उसको मैंने कहा हम लोग चयन ठीक से कर लें, और मैंने आपत्ति हिंदू सेकुलरिज्म की बात करी। जो भी हिंदू है वो सेकुलर है, जो इस भारत का नागरिक है वो सेकुलर है। हम क्यों ना इसको मानते हुए चलें। और उत्तर प्रदेश एक बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। 73 सीट्स बीजेपी को आई हैं, या उसके साथ अपना दल भी मिलकर हमारे पास आई हैं। यहां पर क्या बीजेपी खाली एक ही वोट या 10 कुछ वोटों के आधार पर जीत सकती थी? हर समुदाय का नहीं मिलता हमें वोट तो 73 नहीं आ सकते। जब हर समुदाय कहेंगे तो उसके अंदर मुस्लिम भी होगा, हिंदू भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस देश ने एक कड़ा फैसला किया, मतदाताओं ने निर्णय किया कि आने वाले समय में इस देश के अंदर एक ही भाषा बोली जाएगी, राजनीति में है, वो है गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट।
बिल्कुल, तो हम ये कह रहे हैं कि लोगों ने काफी हद तक कास्ट से ऊपर उठ करके वोट दिया है, लेकिन सुधांशु जी अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ही मिसाल के तौर पे जो पूरी रणनीति तैयार की कि अनुप्रिया पटेल को वाराणसी से मिर्जापुर भेजा गया ताकि पटेल वोट यहां पर मिल जाए। कर्नाटका में जिस तरह से येदियुरप्पा साहब को लिंगायत वोट पूरा वापस लेने के लिए लाया गया, और खुद अगर देखें तो नरेंद्र मोदी साहब एक ओबीसी से आते हैं, इस बात को हाईलाइट किया गया। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल केवल एक यूनिफाइड वोट है। मेरा अपना मानना है कि while the caste is important, the absoluteness of politics of hope, politics of delivery, politics of performance, सुशासन की जो राजनीति है वो एब्सोल्यूट है। देखिए, ये इस जो आपका प्रश्न है ना कि क्या नई राजनीति आ गई है, इसको अगर हमें समझना है तो 1-2 मिनट में मैं आपको एक इसका परिप्रेक्ष्य समझा देता हूं। 1990 के और ये 21वीं सदी के जो पहले दशक है, इसमें मंडल कमीशन के बाद जात की पॉलिटिक्स जो थी वो हावी थी। 2007 के बाद इस पॉलिटिक्स में कोर्स करेक्शन हो रहा है, जो हम लोग देखने को तैयार नहीं हो रहे जी। हर राज्य में, हर जगह जहां पे भी जो राज्य सरकार अच्छा काम कर रही थी उसको वोट मिला काम आगे करने के लिए, जो सरकारें खराब काम कर रही थी उनको वोट आउट करा, और इसमें सब पार्टियों के साथ हुआ। हमें अगर हमारे अच्छे काम के लिए वोट मिली तो जहां पे हमारी सरकारें अच्छा काम नहीं करी थी हमें हटा दिया था। तो लगातार हिंदुस्तान का मतदाता सब राजनीतिक पार्टियों को एक संकेत देता आ रहा था, यानी हिंदुस्तान का वोटर एक टफ कस्टमर बन गया है। और ये सवाल मैं राशिद अलवी के पास लेकर जाना चाहती हूँ। आप एक पॉलिटिकल वेटरन हैं, कई चुनाव आपने देखे हैं अलवी साहब। क्या आपके मुताबिक, आपका पर्सनल ओपिनियन और आपके पार्टी का ओपिनियन भी मैं पूछ रही हूँ, क्या पॉलिटिक्स और चुनाव लड़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया है? क्या जब आप चयन करते हैं कैंडिडेट्स का तो उसका धर्म, उसकी कास्ट के बजाय उसका परफॉर्मेंस देखना अब जरूरी हो जाएगा? देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूं कि कैंडिडेट को टिकट देते वक्त उसकी जात, उसका धर्म, ये सब नजरअंदाज करके टिकट दिया जाएगा भविष्य के अंदर। ये काम कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर पाएगा, बीजेपी भी नहीं कर पाएगी, हम लोग भी नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। इस चुनाव के अंदर कास्ट छोटी हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन जब कोई चीज छोटी होती है तो कोई चीज बड़ी भी हो जाती है। आज ये वक्त नहीं है मेरे लिए कि मैं कोई आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स करूं। जो जीता वही सिकंदर। आज सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है, इक्तदार उनके पास है। कैसे आए, क्यों आए, किस मेहनत से आए, निगेटिव अप्रोच थी, पॉजिटिव अप्रोच थी, ये फैसला बीजेपी को करना है और मीडिया को। इसलिए अलवी साहब, हम ओवरऑल एक मिनट इंडियन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं जिसमें आप भी शामिल हैं। हाँ, नहीं, इस बहस में मैं आज पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। आप 2 महीने 3 महीने के बाद इस बहस को करेंगे तो मैं जरूर बात करूंगा। लेकिन आज तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, बीजेपी जीती है, उन्होंने देश के लोगों को प्रॉमिसेस किए हैं, ये उनके और देश के बीच मोदी का जी ने मामला कहा है। कि देश जीता है और देश के मतदाता जीते हैं। इसलिए सवाल हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये केवल एक कोइंसिडेंस है कि बीजेपी ने इस तरीके से इंजीनियर किया, इस तरीके से कैंपेनिंग की कि वो एक अच्छा जी, आपने ठीक कहा। पिछले 68 साल में इस देश के अंदर राजनीतिज्ञों का, पॉलिटिशियंस की इज्जत भी घटी है और उनके जबान से निकले हुए अल्फाज पे आम आदमी भरोसा नहीं करता रहा है। नरेंद्र मोदी जी का भाषण मैंने सुना आज सुबह या कल उन्होंने दिया, बहुत अच्छा भाषण है, लेकिन मैं भाषण के ऊपर कोई एनालिसिस नहीं करना चाहता। 6 महीने का टाइम, आप उनके काम का इंतजार करना चाहते हैं। 6 महीने के बाद आप हम करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन इस मुद्दे को मैं आकार के पास भी ले जाना चाहूंगी, जो टॉपिक की हम बात करें। आकार, क्या इक्वेशंस बदल गए हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी और वोटर्स के बीच में जो एक कम्युनिकेशन होता है, क्या वो पूरी तरह से अब बदल जाएगा या कम से कम उसकी शुरुआत हुई है? मैं इस बात से सहमत हूँ जो कल कही गई थी, संजय जी ने कही थी कि जब कोई वेव आता है, खा वो कल का वेव हो या वो 84 का वेव हो,
तो उसमें कास्ट, वोट बैंक्स, ये सारी चीज़ें घुल मिल जाती हैं, ना कि हमेशा के लिए, पर उस वेव तक सीमित है ये घुल मिल जाना। जहाँ तक इस चुनाव का सवाल है, मेरा ऐसा मानना है कि ये एक पॉजिटिव कैंपेन था मोदी साहब का, ना कि कोई कम्युनल कैंपेन। उन्होंने अपनी छाती ठोक कर कहा कि मेरा एक रिकॉर्ड है गुजरात में, मेरा एक मॉडल है वहाँ पर, मैंने जो काम किए हैं वहाँ पर, उसकी बुनियाद पर, मेरे कैरेक्टर की बुनियाद पर आप मुझे वोट दें। ये कांग्रेस का काम था कि इस क्लेम को चैलेंज करें। जो अलवी साहब आज कह रहे हैं ठीक है, लेकिन जो मनमोहन सिंह की चुप्पी थी, जो गांधी परिवार की चुप्पी थी, जो जिस ढंग से उन्होंने कैंपेनिंग किया, ये मुझे लगा कि बड़ा ही एक इनकॉम्पिटेंट कैंपेन था। जिस तरीके से, जिस मैच्योरिटी से उसे कॉम्बैट करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। यहाँ पर संजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी संजय जी। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, एक तो मैं अप्रिशिएट करना चाह रहा था कि राशिद अल्वी साहब आके हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, और बहुत अच्छी बात है कि एक कांग्रेसी स्वर एक दानिशमंद तरीके से हमसे बात कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस की जो परिस्थिति है उसमें राशिद भाई का आना ही हमारे लिए एक अच्छी बात है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दूसरी बात, जो हम लोग जिस इशू पे थे, चूंकि विषय बदल गया है तो एक लाइन में कहूंगा कि देखिए, हम लोग ये जाति को लेकर के एब्सोल्यूट टर्म में सोचने की कोशिश न करें। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस प्रकार के हम सब लोग हैं, उनमें चुनाव जीतने के लिए इन सारे फैक्टर को कंसीडर न किया जाए। एक लाइन में जो बड़ा चेंज मेरे नजर में है वो ये है कि सामाजिक शक्तियां, जिनको हम कहते थे जातिवादी शक्तियां, मंडल फोर्सेस, पता नहीं क्या क्या, उस वक्त सत्ता में अपनी हिस्सेदारी के लिए उन्होंने एक प्रकार की गाड़ी की सवारी की, वो था ग्रैब फेज। अब आया है पॉलिटिक्स में रिफाइनमेंट फेज। वही लोग हैं, वो सिर्फ अपनी सवारी, अपनी गाड़ी बदल रहे हैं। सामाजिक शक्तियों का, बराबरी का, उनकी समृद्धि का और सत्ता में हिस्सेदारी का उनका ये आंदोलन जारी है। उसी का ये रिफ्लेक्शन है कि इस बार उन्होंने मंडल कमंडल की उस पॉलिटिक्स से दूर हट करके मोदी नाम के एक आदमी पर यकीन किया है, एक इंडिविजुअल पर यकीन किया है, और इसने एक तरीके का, जिसको कहते हैं जोखिम है, शायद वो भी लिया है, लेकिन ये सोच के लिया है क्योंकि उसका एक परफॉर्मेंस है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए कह रहे हैं कि चलिए इनको मौका दे करके देखते हैं। तो जातिवाद की दीवार टूट गई, ये एक अलग बात है, लेकिन एक जातीय सच्चाई है और सोशल फोर्सेस का एक मूवमेंट है, ये तो और मजबूत होगा और रिफाइन होगा इस देश में। बिल्कुल। संदीप शास्त्री जी, जो एक्चुअल आपने परफॉर्मेंस देखा है, जो आपके पास आंकड़े हैं, क्या वो बताते हैं कि जो वोट बैंक की अंकगणित की राजनीति थी कि मुलायम सिंह यादव या लालू यादव जैसे लोगों ने एक मुस्लिम यादव वोट बैंक बनाया, कुछ जातियों का, कुछ धर्मों का, तो उस हिसाब से वो लगातार अपना काम कर रहे थे, क्या ये अब खिसकने लगा है? सामाजिक वातावरण में हो सकता है। इस बार क्या हुआ, एक विशेष वातावरण का डेवलपमेंट हो गया, और इस विशेष वातावरण में ये वोट बैंक पॉलिटिक्स हो, दूसरे विषय हो, सब बैकग्राउंड में चले गए, और मेन इश्यू रहा जिस तरह का सरकार, जिस तरह का लीडरशिप हमें इस चुनाव में चाहिए। अगर मैं एक T20 का उदाहरण दूं, यहां पे तो हमारे बॉलर थे यूपीए का सरकार, और यूपीए सरकार के विरुद्ध जो अनपॉपुलैरिटी पूरे देश में हम देख रहे थे, उस बॉलिंग का फायदा बीजेपी और मोदी जी ने लिया। जैसे T20 मैच में कहते हैं, बिगिनिंग और एंड में स्लॉग ओवर्स रहते हैं। ये स्लॉग ओवर्स इस इलेक्शन में जो राज्य में बीजेपी की सरकार थी वहां पे स्लॉग ओवर्स हुए, और यूपी बिहार जहां बीजेपी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, वो स्लॉगर्स ओवर्स रहे। और बीच वाले ओवर्स साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुए, जहां वो वेव उतना दिखा नहीं पर अच्छा प्रदर्शन दिखा। सो इस इलेक्शन को आप एक या दो वाक्य में कहना चाहते हैं तो ये एंटी यूपीए स्ट्रॉन्ग वेव अक्रॉस द कंट्री, यूनिफॉर्म वेव, देश के सब भागों में आप ये वेव देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और इस क्रिकेट की एनालॉजी को लेते हुए और मोदी ने लीडरशिप के रूप में उन्होंने उठाए। बिल्कुल, और एक उनकी एक क्लीन स्वीप के बाद ऑपोजिशन की क्या शक्ल होगी आगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ने चुनावों के कई रूल्स बदल दिए, कई नियमों को तोड़ ही दिए। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जीत के बाद क्या पॉलिटिक्स के खेल के नियम बदलने जा रहे हैं, और इसमें अब हम चर्चा करेंगे कि ऑपोजिशन का क्या रूप और रोल रहेगा आगे। राशिद अलवी साहब, खबरें आ रही हैं और आप चाहें तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी शायद इस्तीफा दें। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के अंदर किस तरह के प्लान है, आप किस तरह का एक ऑपोजिशन का फ्रंट बनाएंगे और आप में से कौन लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, सोनिया गांधी ने जिम्मेदारी ली कल देश के सामने, और राहुल गांधी ने भी जिम्मेदारी ली कि हाल जो कुछ हुआ है, हाल में जो चुनाव हारे हैं, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। बार बार ये सवाल उठता रहा है कि कांग्रेस पार्टी कभी जिम्मेदारी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कांधे पर नहीं डालती, हर नेता अपने सर पे ले लेता है। लेकिन ये सारे देश ने देखा कि राहुल गांधी ने भी जिम्मेदारी ली और सोनिया गांधी ने भी जिम्मेदारी ली। लेकिन यहां मैं ये जरूर कहूंगा, जो मंत्रीगण हारे हैं हमारे, जो तीसरे नंबर पे रहे, बात चौथे नंबर पे रहे, उनकी हार की जिम्मेदारी क्या राहुल गांधी के कांधे पे डालें? जो मंत्री थे, जो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं गए, काम नहीं किया, वो चुनाव हार गए। अलवी साहब, ये जिम्मेदारी वाली बात पे डाली जाए? सच बताओ तो अब पुरानी हो गई है। अब सवाल है कि आप लोग किस तरह का एक ऑपोजिशन बनेंगे, क्योंकि यूपीए की जब सरकार चली तो एनडीए ने एक बहुत ही कड़ा टक्कर दिया था ऑपोजिशन के रूप में। आप किस तरह के ऑपोजिशन होंगे, क्योंकि आपके नंबर्स इतने कम हैं? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 2004 तक, 98 से लेके 2004 तक कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष का रोल अदा किया है और एक सक्षम विपक्ष का रोल अदा किया है। और यहाँ ये कहना मुझे लगता है कि कोई गलत बात नहीं होगी अगर आप कंपेयर करें 99 और 2004 और 2004 से 2014, वो 5 साल और ये 10 साल, तो आप ये देखेंगे कि जो पार्लियामेंट की सिटिंग्स हुई वो उस जमाने में ज्यादा हुई, जो पार्लियामेंट के अंदर काम हुआ वो उस जमाने में ज्यादा काम हुआ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ज्यादा कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होगा, बिल्कुल विपक्ष काम करना होगा। राशिद अली साहब, सुधांशु मित्तल जी यहाँ पे कुछ कहना चाहते हैं। जी, राशिद साहब, पहले तो मैं एक और विश्लेषण कर दूं कि जो एक एरा था ना फ्रैक्चर्ड मैंडेट का, वो अब हिंदुस्तान की राजनीति में धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आप राज्यों में भी देखिए और अब आपने केंद्र में भी देखा, जनता जो है एक स्थिर सरकार चाहती है, इसलिए जो मैंडेट दे रही है किसी एक के पक्ष में देती है ताकि एक स्थिर सरकार बन जाए। यही हाल राज्यों में हो रहा है, यही हाल अब केंद्र में हो रहा है। दूसरी बात, राशिद साहब ने कहा कि भाई हम जो है 98 से लेकर 2004 में तक एक विपक्ष थे और 2004 से 2014 तक भाजपा विपक्ष थी, और दोनों में पार्लियामेंट का काम जो हुआ था उसका विश्लेषण करके देखिए। राशिद साहब, थोड़ा क्योंकि उस दौर का अंदाजा मुझे है, जानकारी भी है, एक पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस होती है और एक पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन होती है। माफ करिएगा, हम लोगों ने 98 से 2004 तक कंसेंसस की पॉलिटिक्स जो थी वो अपनाई थी, विपक्ष को साथ लेके चले, सारी चीजें, क्यों देश को की अगर सेवा करनी है तो सबका सहयोग लेना चाहिए। 2004 से 2014 तक में आपकी राजनीति जो थी वो पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन थी। उसमें सत्ता का अहंकार जो था, जो सत्ता का अहंकार, एक सेकंड खत्म कर लूं मैं, सत्ता का अहंकार जो था उसमें जो है मदमस्त होके आपने विपक्ष को उसकी भूमिका में तिरस्कृत करा। इस वजह से जो है ये सारा हुआ। मैं फिर भी ये कहना चाहता हूं, आपने नरेंद्र मोदी जी का अगर बयान सुना हो, उन्होंने कहा सरकार बनाना एक चीज होती है, देश चलाना एक चीज होती है। मैं हर उस व्यक्ति को मूल्यवान मानता हूं, उसका आदर करता हूं, उसका सहयोग लेना चाहूंगा, लेकिन जो जनता का। लेकिन सुधांशु जी, आप मानेंगे कि आप सबका सहयोग लेंगे, आगे चलेंगे, लेकिन एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक कड़े ऑपोजिशन की जरूरत है कि नहीं? संजय जी, क्या ये अब एक फेयर है, क्योंकि ऑपोजिशन के नंबर्स और ऑपोजिशन के बेंच पे जो लोग बैठेंगे वो इतनी कम संख्या में होंगे, क्या वो एक साथ है कि नहीं?
तमन्ना, ये शब्द एक तो विपक्ष ऑपोजिशन का रोल जो है वो नंबरों का खेल नहीं है। प्रतिपक्ष कहता हूं, विपक्ष नहीं कहता हूं। ओके, और इसमें एक और चीज समझ लीजिए, सुधांशु जी जो कह रहे हैं उसमें दो बातें पकड़ लीजिएगा। है वो मानसिकता। सुधांशु जी जो दो बात कह रहे हैं ये मानसिकता के खिलाफ जी। सुधांशु जी की एक बात में ये महत्वपूर्ण बात है कि वो जब ये कह रहे हैं कि कंसेंसस की राजनीति, तो मुझे लगता है कि नई सरकार इतनी स्मार्ट होगी कि अपोजिशन कोई बड़ा मुद्दा खड़ा न कर पाए, उसको प्रीएम्प्ट कैसे किया जाए, ये सिनेरियो पेंटिंग ये लोग करके कई फैसलों को किया करेंगे ताकि इनको पहले ऑन बोर्ड करा लो। अच्छा, ये कैसे करेंगे इसको छोड़ दिया जाए। कांग्रेस पार्टी पर मैं दो बात कहना चाहता हूं। एक तो ये कि जो इस्तीफा देने वाला एक जो अभी ड्रिल चल रही है, ये नॉर्मल पॉलिटिक्स है। हम लोग जो कांग्रेस कवर करते आए हैं जानते हैं कि जब ये इस्तीफे की पेशकश करेंगे तो सारे पार्टी कार्यकर्ता भावुक होकर कहेंगे कि हम आपके बिना नहीं रह सकते, आप ही हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहेंगे। और इनके लिए जहां तक कांग्रेस पार्टी की अपनी स्टोरी का सवाल है, वो बैक टू द सेम ओल्ड स्टाइल रहेगी। लेकिन बहुत ही अच्छा मौका है प्रतिपक्ष की अच्छी पॉलिटिक्स करने का, और उसके लिए नंबर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उसके लिए क्लैरिटी इंपॉर्टेंट होती है। और कांग्रेस पार्टी की ट्रेजेडी ये है कि इनके पास विचारधारा के लेवल पर अभी इतना सीरियस कंफ्यूजन है कि जो कल का नन्हा मुन्ना राही आम आदमी पार्टी आया, वो हमको लगता है कि शायद विपक्ष की कहीं ज्यादा अच्छी आवाज न बन जाए। तो कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती ये होगी। अब ये कहना गलत होगा कि इनको हम मौका देंगे, अभी हल्ला बचाना शुरू करेंगे तो लोग हमारे बारे में निगेटिव हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। तो सिद्धार्थनाथ जी, क्या आपको अपोजिशन की पॉलिटिक्स करने की एनर्जी कांग्रेस दिखा पाएगी, इसमें मुझे शक है, लेकिन बहुत बड़ा मौका है उनके लिए। जी सिद्धार्थनाथ जी, क्या आपको ये लगता है वाकई कि असली अपोजिशन संसद में नहीं बाहर होगा, शायद सड़कों पे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल? देखिए, इस समय विपक्ष कौन बनेगा वो कांग्रेस को इसकी चिंता करनी चाहिए, चाहे वो आम आदमी से हो या थर्ड फ्रंट के कुछ लोगों से हो। मगर कांग्रेस का जो इस समय जो सुकुड़ के आ गई है, जिसका लोकसभा में स्ट्रेंथ भी राज्यसभा से कम है, कांग्रेस को देखना पड़ेगा क्या कारण था। क्या ये लीडरशिप का क्राइसिस? मैं डायनेस्टी को इसलिए नहीं बुरा मान रहा हूं क्योंकि डायनेस्टी के अंदर भी लोग आ सकते हैं, अच्छे लोग आ सकते हैं जो लीडर्स बनते हैं। कांग्रेस की दुविधा यह है कि इन लोगों को दिल में तो पता है, आज कुछ पेपर में भी 3-4 नामों के आधार पर कि यहाँ पे हम लोग को लीडरशिप चेंज करना चाहिए कांग्रेस के अंदर, वो भी आया है। कांग्रेस को एक लीडर की आवश्यकता है जिसके पास विजन हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी उससे भागे नहीं और रिलक्टेंट ना रहे और अपने कार्यकर्ताओं को जोश भर सके। शायद कांग्रेस को इस पे चिंता करनी, उनका इंटरनल मैटर है, उनको लगता है कि उनके पास अलवी साहब, क्या आप रिस्पांस लेना चाहेंगे? फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अलवी साहब, देखिए, मैं कहूंगा अब इस पे मैं क्या जवाब दूं कि बीजेपी हमें ये समझाए कि कांग्रेस की लीडरशिप कैसी होनी चाहिए। मैं इस बहस को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करना ही नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरीके के बयानात इनके प्रवक्ता दे रहे हैं कि उस जमाने में कंसेंसस की राजनीति इन्होंने की, सारे देश को मालूम है कि पोटा का कानून कैसे आपने बनाया। मैं लोकसभा में था उस वक्त और कितना हंगामा किया था, आपने कहना मान के नहीं दिया था। अगर वही कंसेंसस की राजनीति है और वही दोबारा करेंगे तो अब इस पे मैं क्या टिप्पणी करूं। आज दूसरी बार आपकी सरकार बन रही है 70 सालों में और आप हमें ये सिखा रहे हैं कि ऐसी लीडरशिप हो जो जोश भर सके, ऐसी आइडियोलॉजी हो, ऐसी विचारधारा हो। इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। चलिए हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन आगे उम्मीद करेंगे कि ये आप ही का है, हमारे को नहीं इसमें कोई आपत्ति है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन यहाँ पर आगे अलवी साहब मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस बात पर टिप्पणी करें जो हमारा आगे का एक विषय होगा कि क्या अब राजनीति में एक बड़े पर्सनालिटी की जरूरत है, क्या एक बेंचमार्क बन गया है कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। इस पर चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। बड़े बदलाव के तौर पर लिया जा रहा है इस पूरे चुनाव को, और जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, जिस तरह से पूरा कैंपेन चला, उसने बहुत सारे ऐसे नए मुद्दे खड़े किए हैं कि क्या आगे की राजनीति अब किस तरह से बढ़ती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में मिसाल के तौर पे, आकार आपसे सवाल होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जब उन्होंने कैंपेनिंग की शुरुआत की, लेकिन जिस तरह से एक बिल्कुल पूरा संगठन को एक एक जगह पे खड़ा करके और सिर्फ एक ब्रांडिंग कि आपको नरेंद्र मोदी को वोट देना है, पूरे के पूरे प्रदेश ने केवल नरेंद्र मोदी को वोट दिया है, ये नया तरीका है। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं कि वहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। भाजपा से यूपी के लोग वाकिफ हैं और 20 साल पहले भी
50 या 60 सीट दी थी उन्होंने, तो कई ऐसे लोग हैं यूपी में जिन्होंने पहले भी दिया था वोट भाजपा को और इस बार भी दिया। ये पॉलिटिक्स उस चिड़िया का नाम है जिसमें लीडर हो, तो करिश्मा, पर्सनालिटी, लीडरशिप, ये सब बिल्कुल जुड़ी हुई चीजें हैं। आकार जी, यही चीज पहले राहुल गांधी कोशिश कर चुके हैं पर वो कामयाब नहीं हुए थे। शायद वो इतना बड़ा करिश्मा और वो ऑरा नहीं क्रिएट कर पाए जो नरेंद्र मोदी ने किया। देखें, करिश्मा होता है जो डिप्लॉय कर पाए। प्रियंका जी डिप्लॉय करती है एक किसी हद तक, और ये एक छोटी बात है, आप नाराजगी से ना लें इसको। डिप्लॉय करना माने ड्रामा करना, कोई मैनरिज्म्स होते हैं, किसी ढंग से बोलना, शोषा करना, और एक और तरह की राजनीति होती है जैसे मनमोहन सिंह जी करते हैं, जैसे कई वेस्ट के लीडर्स करते हैं, जिसमें इमोशन ना हो, जिसमें इंटेलेक्ट हो। तो ये दो तरफी चीजें हैं। मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी बुद्धू नहीं है, लेकिन नजर आते हैं कि इस ढंग के वो थोड़े ठंडे हैं, और इस तरह का आदमी साउथ एशियन पॉलिटिक्स में नहीं चलता। तो एक भोला भाला नेता हमें नहीं चाहिए। संदीप शास्त्री जी, क्या ऐसा है? मैं आकार जी ने जो बात कही मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। एक बात हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि 90s में बीजेपी उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा पक्ष था, और आज जो हुआ है वो उसका रिवाइवल हुआ है। हमारे पोस्ट पोल में एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या अगर मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री दावेदार ना होते तो क्या बीजेपी को वोट करते, और यूपी ऐसा एक राज्य है जैसे ज्यादा लोगों ने इस बात को माना नहीं कि वो बीजेपी को मोदी जी के कारण से वोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बेस काफी फैला हुआ था, और एक तरह से मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनना, इट वाज लाइक एन आइसिंग ऑन द केक। केक तो तैयार किया गया था, ग्राउंड वर्क जो अमित शाह ने और लोगों ने किया, वो ग्राउंड वर्क वहां तैयार किया गया था। द मोदी फैक्टर वाज एन एडिशनल फैक्टर जो उन्हें अभी जो 70 सीट। सुधांशु मित्तल जी कुछ जोड़ना चाहते हैं यहाँ पे। देखिए, जनता से जुड़ने के लिए या तो विचार चाहिए होता है या नेतृत्व चाहिए होता है। उन दोनों का मिश्रण एक होता है। विचार संगठन देता है, नेतृत्व जो है व्यक्ति देता है। विचार का प्रतिबिंब नेतृत्व होता है, तो नेतृत्व की जो विश्वसनीयता है वो सबसे ज्यादा अहम है। अगर यूपी की पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो हर राजनीतिक संगठन का एक विचार है, लेकिन वो नेतृत्व जो है, जो उसका प्रतिबिंब है, उसको देख के वोट पड़ती है। मायावती को देख के वोट पड़ती है, मुलायम सिंह जी को देख के वोट पड़ती है। माफ करिएगा, 2009 का जो चुनाव था उसमें राहुल गांधी को देख के पड़ी थी। तो इसलिए व्यक्तित्व जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कोई वैक्यूम में जो है, विचारों के वैक्यूम में जो है इस समय राजनीति नहीं हो रही है। ये आपकी जो फाइंडिंग है वो मुझे लगता है कि एक रेटोरिकल फाइंडिंग है, इसमें सत्य यानी आप कहना चाह रहे हैं कि पर्सनालिटी पॉलिटिक्स हमेशा से एक हिस्सा है, क्योंकि हर बड़े दल में या जयललिता हो या मायावती हो या ममता बनर्जी हो, एक पर्सनालिटी है। लेकिन फिर उस लिहाज से सवाल पड़ता है कि क्या प्रचार करने का, कैंपेन करने का, इलेक्शन चलाने का एक तरीका अलग था इस बार, और उससे सारा फर्क पड़ा। और राशिद अल्वी जी, यहाँ पर कई कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से ये गलती हो गई कि मैसेजिंग नहीं गई या हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए। आपको लगता है कि व्हेन यू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ये भी देखा जाएगा कि जो इतने असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, आगे भी चुनाव आते रहेंगे, उस पर चुनाव कैसे, प्रचार कैसे किया जाए, कैंपेन कैसे किया जाए, उस पर फिर चर्चा होगी? देखिए, मैं कहूँगा अगर हमारी गलती ना होती तो आज बीजेपी की सरकार नहीं बनती। हमारी गलतियां हुई हैं, इसमें कहाँ कोई शुबे की बात है। दिल्ली और राजस्थान, मैंने तो चिट्ठी लिखी है कि दिल्ली और राजस्थान के चुनाव से एक दिन पहले डीजल की कीमत बढ़ रही है रात को, अगले दिन लोग वोट देने जा रहे हैं। ये कौन सी नीति और कौन सी राजनीति है? लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार हैं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जिम्मेदार है, पार्टी तो हरगिज भी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन हम गलती मानते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और हमारी गलतियों का नतीजा है कि आज बीजेपी सरकार में आई है। अभी कोई साहब कह रहे थे कि यूपीए के खिलाफ माहौल था, तो मैं खुद कह रहा हूं
आप इसे पॉजिटिव वोटिंग मान रहे हैं, मैं इसे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों का मिश्रण मानता हूं। बिल्कुल, हमारी कमियों की वजह से, और यकीनन उन्होंने मेहनत की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सिद्धार्थनाथ जी, ये जो मेहनत की ये बात जो कही जा रही है, इसको हम एक बार फिर से ये जरूर कहूंगा जी, ये जरूर कहूंगा, फिर मैं इजाजत लूंगा आपसे। सपने देखना अच्छा लगता है, सपने दिखाना और भी अच्छा लगता है। बीजेपी के दोस्तों, बस इतना ख्याल रखना कि देश के लोगों के सपने टूटने नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इजाजत लूंगा। सिद्धार्थनाथ जी, यहाँ पे सवाल जो दरअसल खड़ा होता है, जिस तरीके से कैंपेनिंग की जो हम चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ही मिसाल के तौर पे आप देखें तो पूरी तरह से जो कंट्रोल है, जो मैनेजमेंट था, उसमें उत्तर प्रदेश के अब तक के जो बड़े नेता रहे थे वो गायब नजर आए, लीडरशिप रोल में नहीं थे। अमित शाह जी ने बिल्कुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया, बहुत एफिशिएंटली किया, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए, मैं स्वयं उत्तर प्रदेश से आता हूं। पहले तो मैं रशीद अलवी जी की बात पे एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। उन्होंने जो कहा कि सपने दिखाना, सपने पूरा करना, ये सब चीज बोल गए, तो मैं इतना ही कहूंगा कि यही आप समझ लेते रशीद अलवी जी और कांग्रेस के लोग कि जो प्रॉमिस किया था 100 दिन में क्या क्या करेंगे, आपने कुछ भी कर लिया होता तो शायद आप लोगों की सरकार कायम रहती। नहीं, बिल्कुल। और राशिद अलवी जी अपना कमेंट करके चले गए हैं तो वो आपको सुन नहीं सकते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जनता तो सुनती है, हम आपके माध्यम से जनता को भी सुनाते हैं ना। तो जहां तक कि सवाल है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहा जाए कि बाकी नेताओं को अलग थलग कर दिया था, मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि ठीक है, अमित शाह प्रभारी होते हैं तो प्रभारी का जो काम होता है उन्होंने पूरा किया और उसके अंदर उनको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है। मगर मुझे स्वयं पता है कि मैं उदाहरण के लिए खाली बोल रहा हूं, एक नाम दे रहा हूं, और भी नाम है, कल्याण सिंह जी और नरेंद्र और अमित शाह जी ने, मुझे जो याद आता है, उन्होंने सब पंचायत लेवल्स पे भी जाके उन लोगों ने बैठकें ली हैं। गांव जीतो बूथ जीतो का जो कार्यक्रम है उसके अंदर हमारे जितने यूपी के नेता हैं, चाहे कलराज मिश्रा जी हों, सूर्य प्रताप शाही हों, खुद के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विनय कटियार जी, उमा, सब लोगों ने मिलके सबके जिम्मे ये लगाया था और सब लोग वहां गए, मैं स्वयं गया हूं। तो इसलिए ये कहना कि खाली जो उत्तर प्रदेश के नेताओं को अलग थलग करा था, ये गलत होगा। मगर अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने कैसे कैसे खंड बांटे, उसके हिसाब से जिम्मेदारी दी, उसको किस प्रकार से सुपरवाइज करवाया एक टीम से, इसलिए उनका बहुत बड़ा रोल जरूर है और उसके लिए हम लोग कार्यकर्ता के रूप में उनका धन्यवाद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक शानदार जीत दिलवाई। एक तरफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी, दूसरी तरफ मैसेजिंग और मैसेज पहुंचाना। संजय जी, यहाँ पर मीडिया का कितना बड़ा रोल रहा है? क्योंकि आज ही नरेंद्र मोदी ने मीडिया का भी धन्यवाद दिया है, कहा है कि आप लोगों का भी योगदान रहा है इस जीत में। मोदी जी का मीडिया को धन्यवाद बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्वालिफाइड था। मतदाताओं को जागरूक करने के काम के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी को, जिस मीडिया को जिसको हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, वो है दिल्ली का एक असरदार तबका। उस मीडिया से हम समझते हैं कि क्या चल रहा है देश में, उससे हम जानने की कोशिश करते हैं। उसकी नज़र में नरेंद्र मोदी एक आउटसाइडर थे और नरेंद्र मोदी के बारे में कांग्रेस पार्टी और ये वाला मीडिया, और जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली में एक अलग छोटा सा रिपब्लिक है, ये एक ऑल पार्टी फेनोमेना है जिसमें हर प्रकार के तरह तरह के बिजनेस वाले लोग, पॉलिटिक्स वाले लोग, ब्रोकर लोग, फिक्सर लोग, ब्यूरोक्रेट लोगों की एक लॉबी, बाहर की लॉबी, ये सब लोग मिलकर के इस क्लब को बनाते हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि देश में क्या हो रहा है, इसलिए इस मीडिया ने एक जो नैरेटिव चलाया उसमें आप लगातार पाएंगे कि उसने, ये कह सकते हैं हम कि इस वेव को कोई नहीं पकड़ पाता, जब वेव होती है तो इसी तरीके से आती है, लेकिन एक जो फेयर और बैलेंस नजरिए से कवरेज होना था वो भी नहीं हो रहा था। और मैं खुद मीडिया से आता हूं, इसलिए इस बात को जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जब आके एक तरीके से जब वो अराइव हो गए तो मीडिया उनका कवरेज कर रहा था, एडिटोरियली मीडिया तब भी उनका सुपर क्रिटिकल था। लेकिन दूसरी तरफ एक फिनोमेना हम देख रहे थे जो चूंकि सिर्फ मेड फॉर टेलीविजन था, आम आदमी पार्टी का फिनोमेना, अन्ना हजारे के आंदोलन से लेके अब तक उसको देश की दूसरी क्रांति और न जाने क्या क्या बता रहे थे। ये दो कंट्रास्ट ऐसे हैं जिसके सामने हम आगे चलते हुए देखेंगे कि अगर सीरियस रिसर्च की जाए तो पता चलेगा कि इस मीडिया को दरअसल
कुछ नहीं पता था, और जो मीडिया पता करने का प्रिटेंशन कर रहा था वो एक सीरियस पूर्वाग्रहों से कर रहा था। इसको ये लगता था कि हम जो देश को बताते हैं वही शायद पब्लिक नैरेटिव है, वही शायद पब्लिक डिस्कोर्स है। वो भी ध्वस्त हुआ है कल की तारीख में। लेकिन जो इसकी दरअसल फाइंडिंग है कि मीडिया ने क्या किया है कि लोकल कैंडिडेट की अपील शायद खत्म कर दी है और एक जो बड़े नेता है उनका प्रोजेक्शन कर दिया है। तो आप नरेंद्र मोदी के लिए पूरे देश में जनमत इसलिए आ गए कि पूरे दिन आप तमाम चैनलों पे उनको सुन सकते थे, जो आज से 30 साल पहले नहीं था। संदीप शास्त्री जी, आप आम आदमी पार्टी की जो बात संजय जी कर रहे थे उसको भी देखिए। कोई भी जो वोट दे रहा है आम आदमी पार्टी को वो शायद अरविंद केजरीवाल को ही देख के दे रहा है। केवल एक जो नेता है वही महत्वपूर्ण है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, कैंडिडेट केवल नाम भर के लिए है, ऐसा है क्या? इस बार तो लोकसभा चुनाव में ऐसा लगा कि हर एक पक्ष में एक प्रमुख नायक, एक प्रमुख लीडर को प्रोजेक्ट किया गया। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस तरह से बीजेपी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट जो हैं, जो मोदी जी ने जिस तरह से प्रचार किया और जिस तरह से वो प्रचार हमारे मीडिया में आया, बोथ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिस तरह से वो प्रचार को दिखाया गया, वो लोगों को पहुंचने में एक वो माध्यम बना। लोग उसके बारे में सुने, लोग उसके बारे में समझ सके, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है। लेकिन इसके साथ मैं और एक बात कहूंगा, ये लीडर का, बड़े लीडर का प्रोजेक्शन केवल एक, वो प्रोजेक्शन केवल एक पार्टी को विजय नहीं दिला सकती। वो प्रोजेक्शन के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस भी वहां चाहिए। आप देखिए काफी राज्यों में जहां चीफ मिनिस्टर ने अच्छा काम किया हो, चीफ मिनिस्टर लो प्रोफाइल भी हो सकता है। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ में देखें रमन सिंह जी, चीफ मिनिस्टर लो प्रोफाइल हो सकता है, चीफ मिनिस्टर अच्छा काम करे तो वो लोगों तक पहुंच जाता है और लोग उसकी सराहना करते हैं, लोग उन्हें वोट देते हैं। क्या ये तो सही ये है? बड़े लीडर ऐसे अगर आप देखे जाए तो नीतीश कुमार के बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन बहुत कम लोगों ने ऐसा कहा होगा कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन उसका फल उन्हें बिहार में बिल्कुल नहीं मिला, शायद दूसरे फैक्टर्स थे। लेकिन नीतीश कुमार जी, पर्सनालिटी की बात करते हैं, नीतीश कुमार जी लोग नेशनल इलेक्शन में तो नहीं थे इस बार। He was not a factor in the national election. उसी कारण से वहां पे बिल्कुल नहीं फैक्टर रहे। लेकिन आकार जी, जस्ट कांग्रेस की थोड़ी बात करते हुए, और राशिद अलवी साहब इस डिस्कशन में अब नहीं है, लेकिन जब वो अपना देखेंगे कि क्या अगला कदम, ऐसा लग रहा है कि वो पुराने फॉर्मूले में ही जाके अटकेंगे, क्योंकि अभी से ही बात होने लगी कि प्रियंका जी को लाओ, प्रियंका जी को लाओ। देखें, इसमें सबसे अच्छा जो एक निकाल जो आ सकता है, और ये राय है मेरी, तो वो ये है कि एक गांधी जो है वो रिजाइन करें और एक रहे। और मेरा अब इशारा राहुल जी की ओर है कि क्योंकि ये इस चुनाव की लीडरशिप उन्होंने अपने कांधों पर ली थी और क्योंकि वो निष्फल रहे, उनको इस्तीफा देना चाहिए, चाहे कोई भी और काम उनको पार्टी में दिया जाए। सोनिया जी का रहना, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के लिए फिलहाल तो जरूरी है, शायद 10 साल बाद ना हो, लेकिन दोनों का जाना, ये इससे कांग्रेस को कोई फायदा हो ऐसा मैं नहीं मानता। ओके, लेते हैं यहाँ पर फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन जो असल बात है, एक सवाल मैं पूछना चाहता था सुधांशु मित्तल जी से। प्रदीप, मैं सुधांशु जी से ये सवाल पूछना चाहता था, जो इशू मैंने उठाया कि ये जो दिल्ली के आउटसाइडर आए हैं, नरेंद्र मोदी अब दिल्ली में, दिल्ली के जिस इनसाइडर क्लब की मैंने चर्चा की उसके बारे में आप खूब जानते हैं, उससे बच के रह पाएंगे? संजय जी, पहली बात समझ लीजिए कि मोदी इज अ क्रिएशन नॉट ऑफ द मीडिया और द क्लब, बट इन स्पाइट ऑफ द मीडिया एंड इन स्पाइट ऑफ द क्लब। इन सब की कोशिश के बावजूद मोदी आए हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा वो आउटसाइडर थे, और ये क्लब तो आउटसाइडर के कितना खिलाफ होता है हम सब जानते हैं, क्योंकि वो इनसे लड़के आए हैं, इन पे आधारित नहीं है, इन पर निर्भर नहीं है, और इनकी हर चीज से वो बड़े अच्छी तरह वाकिफ है। आपको एक बड़ा मजेदार चीज बताता हूं। कहीं ये विश्वास है कि मीडिया नहीं, सोशल मीडिया मेरी आवाज है। मैं इन पे निर्भर नहीं हूं। मैं अपनी आवाज सोशल मीडिया, युवा शक्ति, नए हिंदुस्तान के मार्फत उन्होंने पहुंचा सकता हूं। काउंटर मीडिया खड़ा कर लिया।
बिल्कुल ठीक है, ये मैं भी मानता हूं कि उन्होंने अपना एक काउंटर मीडिया खड़ा कर लिया, समांतर मीडिया बारे में हम लोग डिसमिसिव थे कि ये कुछ अंग्रेजी दालों की बच्चों लोगों की चीजें, पता नहीं इससे क्या होगा। जी, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना ही होगा, हम लोग भूल रहे हैं, लेकिन लौटेंगे ब्रेक के बाद। इस मीडिया के अहंकार को तोड़ा है। प्लीज हम एक ब्रेक लेने दीजिए, हम लौटेंगे ब्रेक के बाद और फिर हम बात करेंगे कि इतने बड़े बहुमत के बाद, इतने बड़े मैंडेट के बाद क्या है चुनौतियां मोदी सरकार के लिए। एक बार फिर अब हम बात कर रहे हैं कि क्या होगी नरेंद्र मोदी की सरकार की चुनौतियां। आइए चलते हैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी के पास। यहाँ पर सबसे बड़े मैंडेट के साथ ये भी बड़ी उम्मीदें आती हैं और धैर्य भी कम होते जा रहा है वोटर्स में। क्या चुनौती होगी? क्या महंगाई कम करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि यही कारण था कि इतनी नाराजगी रही यूपीए सरकार से। देखिए, पहले एक छोटा सा ब्रेक के पहले कुछ बातचीत चल रही थी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पब्लिक से लेके कार्यकर्ताओं को फीडबैक, कार्यकर्ता का हम जैसे ग्राउंड पे रहने वाले कार्यकर्ताओं को फीडबैक और हमारे माध्यम से एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हुए हम लोग का फीडबैक बड़े नेताओं को, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड बना था। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने एक निर्णय लिया है नरेंद्र मोदी जी के लिए, इसलिए कोई बाहर मोदी जी को रखना चाहता है ऐसा नहीं है, ये मैं कहना चाहता था। दूसरा जो विषय आपने उठाया है, मैं इतना ही कहूंगा कि इस समय जो माहौल है उसके अंदर बहुत प्राथमिकता है, मगर महंगाई एक बड़ी प्राथमिकता है, उसके साथ जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत चीजें आएंगी, फाइनेंशियल रिवैम्प करना है, ये सब चीजों को लेते हुए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। मगर चुनौतियां बहुत है और चुनौतियां जो है इतना मैं कह सकता हूं, मोदी जी को चुनौतियां बहुत पसंद है और वो उसको मेथोडिकली उनका हल भी निकालेंगे जिससे देश की जनता को राह मिले। जी, लेकिन यहाँ पे सवाल दरअसल ये उठता है सुधांशु जी की, जैसे अभी अलवी साहब कह रहे थे कि कल वोटिंग है और आज डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। अब लोगों ने एक जनमत दिया है रोजगार पैदा करने के लिए, आर्थिक सुधार करने के लिए, इंडस्ट्री को बहुत सारी उम्मीदें हैं और हमारे देश का लोकतंत्र ऐसा हो गया है कि हर 6 महीने कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। तो क्या मोदी सरकार इससे बेपरवाह होकर रिफॉर्म्स कर पाएगी? देखिए, मोदी सरकार में आंख में स्वप्न और पेट में आग है। उनमें एक दृढ़ता है कि देश की सेवा करनी है। जो देश का नागरिक है उसका हक है कि वो भी विकास का भागीदार हो। इसके लिए हर वो संभव चीज जो होनी चाहिए वो करी जाएगी। मैं थोड़ा सिद्धार्थ जी को बता दूं, क्लब की जब बात हो रही थी तो वो राजनीतिक क्लब भाजपा की बात नहीं हो रही थी। यहाँ का जो सोशल क्लब है, जो कि राजनीति में जो मेहनत का राजनेता है उसको इनसाइडर न मान के आउटसाइडर मानता है, कहता है ये व्यवस्था जो हमारी कंफर्टेबल व्यवस्था है उसको खराब करेगा, ये उसकी बात रही थी। दूसरी बात ये, मोदी जी का एक आप समझिए, मोदी जी की कोई मुट्ठी बंद नहीं है और लोग देखने वाले कि भाई इनका लिफाफा फटेगा या नहीं फटेगा। 12 साल का उनका जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल की विश्वसनीयता जो है उसको देखते हुए लोगों ने करा है। मोदी जी को पता है मुझे क्या करना है, क्योंकि 12 साल में उन्होंने एक ऐसा उदाहरण पेश करा है विकास का गुजरात में, जिसको देख के लोगों ने आज आशा बांधी है। उनके सामने वाकई लोगों की आकांक्षाएं और उम्मीदें बहुत हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लोगों को आज उन पे इतनी उम्मीद है और इतना विश्वास है और हर एक को लगता है कि मेरी स्थिति में अब इजाफा होने वाला है। ठीक है, और ये चैलेंजेस हैं, ये सरकार के चैलेंजेस जो है इसका एहसास है, इसका एहसास मोदी जी को बहुत है। बिल्कुल, और इसी एहसास और इसी जिम्मेदारी को अपने कंधे पे लेके वो एक नई राजनीति आपके सामने लेके आने वाले जी। और आकार, यहाँ रिजल्ट के पहले कई बार ये सवाल उठता था कि क्या गुजरात में एक सरकार चलाना और देश को चलाना अलग अलग बात होगी, वो ट्रांसलेट हो पाएगा या नहीं। इतने बड़े और क्लियर मैंडेट के बाद आपको लगता है कि ये सवाल अब जायज है भी, क्योंकि कोई रोड़ा है नहीं सामने? देखिए, जिस परिस्थिति में मोदी साहब गुजरात में थे, उसी परिस्थिति में आज वो दिल्ली में है। ऑपोजिशन 3 तरह की होती है, जैसे मनमोहन सिंह साहब ने जाना, एक तो पार्टी के अंदर की, दूसरी एलाइज की, तीसरी ऑपोजिशन की जो पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन होता है। तो 282 सीटों के साथ ना तो मोदी जी का कोई अंदरूनी अपोनेंट है भाजपा में, ना तो एलाइज की कोई आर्म ट्विस्टिंग होगी उन पर जैसे मनमोहन सिंह साहब के साथ हुआ,
ना तो कोई आगे है। केजरीवाल साहब जो सबसे डायनामिक लीडर है ऑपोजिशन के, वो लोकसभा में नहीं है। तो मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई चीजें हैं जो अंकुश लगाए मोदी साहब पर, और उनके पास जैसा ही गुजरात में एक क्लियर रास्ता था वैसा दिल्ली में भी है। बिल्कुल, लेकिन वो जो डिलीवरी करना चाहते हैं, जो सपने उन्होंने दिखाए हैं, संजय जी ये बताइए कि गुजरात के लोग और बाकी देश का जनमानस क्या एक जैसा है? गुजरात के लोग अगर बिजली लगातार मिले ज्यादा पैसा देने को तैयार हैं। क्या पूरे देश में वाकई जब इस तरह के कदम वो उठाने शुरू करेंगे तो लोकप्रियता उस लेवल पर रहेगी, या हम ये कहें कि आज वो अपने चरम पे है और यहाँ से आगे अब इसको मेंटेन करना बड़ी चुनौती है? साथ में ये जोड़ दो कि असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं कई सारे आगे, वो भी एक चुनौती है। नहीं, ये बिल्कुल डेलिकेट बैलेंस है। ये लीडर के कन्विक्शन पर डिपेंड करता है कि अगर कुछ हार्डशिप से गुजरना है जो देश के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, तो उसको वो कैसे कन्विंस कर पाते हैं। तो आपने चुनौती का पूछा तो मैं बिल्कुल 3 बातें कहना चाहता हूं। एक बात तो ये कि ये चुनौती सीधी सी है कि महंगाई कंट्रोल करिए, जॉब दीजिए, गवर्नेंस को फिक्स कीजिए और इन्वेस्टमेंट का साइकिल चालू करिए। ये एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट जो है वो फिलोसॉफिकल लेवल पे है, वो ये है कि अब काम करना शुरू करना होगा। बात ज्यादा बहुत हो चुकी है चुनाव तक, अब काम करने पर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अगे का एक कोट मुझे हमेशा याद आता है कि उसको कहते हैं कि मुहाविष्ट होना तो आदत है, लेकिन मोहभंग जो है वो नियति है। तो वो तो डेस्टाइंड है कि हम किसी दिन डिसइल्यूजन्ड होते हैं। हर चीज की एक लाइफ साइकिल होती है, हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। तो यही सबसे बड़ी चुनौती है कि इतनी बड़ी उम्मीदों के सामने अब वो 22 मई से काम कैसे शुरू करते हैं। बिल्कुल, और इसी पर सबकी नजर होगी, हम सबकी नजर होगी, क्योंकि सचमुच एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।